दोस्तों, ये हमारा रिवीजन रिवीजन क्लास है। इससे पहले हमने इतिहास का 10-10 प्रश्न करके टोटल 50 प्रश्न मैंने देख लिया हूँ और उसका मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। उसमें हम कुछ क्वेश्चन को मतलब कि विस्तारित से देखने का प्रयास किए थे और इसमें जो है हम शॉर्टकट में जल्दी 50 क्वेश्चन को खत्म करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था। तो आदि मानव जो थे उस टाइम सर्वप्रथम उसने अग्नि उत्पन्न करना सीखा था। क्या सीखा था? तो अग्नि उत्पन्न करना सीखा था, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की सर्वाधिक प्रमुख विशेषता थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उसकी सर्वाधिक प्रमुख विशेषता शहरी नियोजन थी। क्या थी? तो शहरी नियोजन थी, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, इनमें से कौन सा स्थान हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो हड़प्पा सभ्यता से हम्पी संबंधित नहीं है। यह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है जो कि केरल कर्नाटक में है वर्तमान में, और ये खंडहार बन गया। और विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो किया था वो हरिहर बुंका ने किया था और 1336 ईस्वी में किया था, ठीक है। और हम्पी जो है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या करें। क्वेश्चन 4 कह रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों में प्रचलित लिपि थी। तो सिंधु घाटी की जो सभ्यता थी उन लोगों में जो लिपि थी प्रचलित, वह चित्र लिपि थी। कैसी लिपि थी? तो वो चित्र लिपि थी, ठीक है। क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या करें। हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्नलिखित पशुओं में से किस पशु से अपरिचित थे। तो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो घोड़ा से अपरिचित थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे हैं, पूर्व वैदिक कालीन सभ्यता सामान्यतः किस प्रकार की सभ्यता थी। तो पूर्व वैदिक कालीन जो सभ्यता थी सामान्यतः ये किस प्रकार की सभ्यता थी। तो ये पशुपालन संबंधित सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? तो यह पशुपालन संबंधित सभ्यता था, ठीक है। क्वेश्चन इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, इनमें से कौन सा प्राचीनतम हिंदू धर्म ग्रंथ है। तो सबसे प्राचीन जो धर्म ग्रंथ है वह ऋग्वेद है। आपको बताया था कि वेद 4 प्रकार के होते हैं और वेदांत 6 प्रकार के होते हैं और उपवेद भी 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। और इसमें सबसे प्राचीन जो वेद है वो ऋग्वेद है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहे हैं, इनमें से कौन प्राकृतिक शक्तियों के प्रमुख उपासक थे। तो प्राकृतिक शक्तियों के जो प्रमुख उपासक थे वो ऋग्वैदिक आर्य थे। कौन थे? तो वह ऋग्वैदिक आर्य थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं, सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। तो सुप्रसिद्ध गायत्री मंत्र जो लिया गया है वो ऋग्वेद से लिया गया। आपको बताए थे ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो 228 सूक्त हैं और आपको बताना है ऋग्वेद में कि 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया। 9वें मंडल में किस देवता का वर्णन किया गया ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, निम्नलिखित धर्म ग्रंथों का मिलन उनसे संबंधित विषयों से करें। अब जैसे देखिए उपनिषद जो थे, उपनिषद ये आधि भौतिक प्रश्नों के साथ संबंधित हैं, ठीक है। इसका एक हो जाएंगे, ठीक है। और ब्राह्मण जो ये वैदिक विचारों के तरीके से संबंधित है। ब्राह्मण जो है ये वैदिक विचारों के तरीके से संबंधित है। बी का 2 हो जाएंगे, ठीक है। और अथर्ववेद यह लोक परंपराओं का संग्रह है। अथर्ववेद जो है यह लोक परंपराओं का संग्रह है। और ऋग्वेद जो है ये अवेस्त के साथ भाषागत समानताएं हैं, ठीक है। इसका मतलब कि ए का 1 हो जाएंगे और बी का 2 हो जाएंगे और सी का 3 हो जाएंगे और डी का 4 हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या करें। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। तो त्रिपिटक जो है वह बौद्ध धर्म से संबंधित। कौन से धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित। आपको बताना है त्रिपिटक यानी कि तीनों त्रिपिटक का नाम बताना है, कौन कौन सा त्रिपिटक है। आपको कमेंट बॉक्स में ये छापना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहे हैं, तीर्थकर शब्द किस धर्म से संबंधित है। तीर्थकर शब्द जो है यह जैन धर्म से संबंधित है। आपको बताना है तीर्थकर 24 तीर्थकर हुए थे और आपको बताना है 23वें तीर्थकर कौन थे। 23वें तीर्थकर कौन थे ये आपको कमेंट बॉक्स में 23वें तीर्थकर बताना है, ठीक है। 23वें तीर्थकर आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने जितना भी क्वेश्चन बोल रहा कमेंट बॉक्स में बताने के लिए उतना आप क्वेश्चन बताइए ताकि आपको याद रहेगा ढेर देर। आप कमेंट में जितना लिखेंगे ना आपको उतना याद रहेंगे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। तो भगवान बुद्ध ने जिस पहला धर्मोपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। और
आपसे फिर एक प्रश्न है कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था भगवान बुद्ध ने। हमने ये सब बता दिए हैं पहले वीडियो में, अगर जो आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में 50 प्रश्न है और उसको देखिए, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश जो दिया था वो कहाँ दिया था ये भी आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे हैं मगध का कौन सा शासक गौतम बुद्ध का समकालीन था। तो मगध का जो था शासक वह बिंबिसार, यानी कि यहाँ बिंदुसार नहीं होगा, यहाँ बिंबिसार हो जाएंगे, ठीक है। बिंबिसार जो थे या गौतम बुद्ध का समकालीन थे बिंबिसार। आपको बताना है बिंबिसार जो थे ये किस वंश का था, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर देखिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहे हैं मकदूनिया के सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी। तो मकदूनिया के सिकंदर और पोरस के बीच जो लड़ाई हुई थी वह झेलम नदी के तट पर हुई थी। किस नदी के तट पर हुई थी, तो झेलम नदी के तट पर हुई थी। और एक प्रश्न आपको छापना है जैसे कि नाथपा झाकरी, नाथपा झाकरी झाकरी परियोजना किस नदी पर है। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर है ये आपको कमेंट बॉक्स में छापना है। जितना प्रश्न आपको बोल रहा हूँ प्रश्न के साथ साथ आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में छाप देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के यूनानी लेखक मेगास्थनीस किस राजा के राजदूत थे। तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। किसके थे, तो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे मेगास्थनीस, ठीक है। और आपको बताना है सिकंदर के गुरु का नाम क्या था। सिकंदर के गुरु का नाम क्या था आपको यह भी बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहे हैं कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। तो कौटिल्य के रचित अर्थशास्त्र यह राजकार्य से सिद्धांत एवं प्रयोग से, मतलब कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित है, राजकार्य के सिद्धांत एवं प्रयोग से कौटिल्य का अर्थशास्त्र संबंधित पुस्तक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं किस प्राचीन भारतीय शासक को आधुनिक लेखकों ने राजसी लिबास में भिक्षु माना है। तो अशोक को राजसी लिबास में भिक्षु माना है, यही प्राचीन शासक है जिससे मतलब कि आधुनिक लेखकों ने राजसी लिबास में भिक्षु माना है अशोक को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहे हैं अशोक के धर्म का प्रमुख विषय क्या था। तो अशोक का जो धर्म था उसका प्रमुख विषय था यानी कि शांति और अहिंसा। क्या था, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, शांति और अहिंसा। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है शक संबंध की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो शक संबंध की शुरुआत जो हुई थी वो 78 एडी में हुए थे और विक्रम संबंध की शुरुआत जो हुई थी वो 58 BC में हुई थी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट मतलब क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। और चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है किस भारतीय शासक ने जावा और सुमात्रा द्वीपों को जीता था। तो वो भारतीय शासक राजेंद्र चोल थे जिसने जावा और सुमात्रा द्वीपों को जीता था। और जावा और सुमात्रा द्वीप जो है ये कहाँ है, ये दोनों द्वीप हैं इंडोनेशिया में। कहाँ है, इंडोनेशिया में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या कह रहे हैं अजंता की गुफाओं में की गई चित्रकारियाँ किन कथाओं से संबंधित हैं। तो यह अजंता की गुफाओं में जो की गई चित्रकारियाँ यह जातक कथाओं से संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किस शासक के काल में भारत आया था। तो प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान जो थे यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आए थे, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है किस शासक को युद्धों में प्राप्त विजय के फलस्वरूप भारत का नेपोलियन कहा गया था। तो समुद्र, आप लोग सब जानते हैं कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है निम्नलिखित में से किस जोड़ी का सही मिलान नहीं है, यानी कि सही मिलान नहीं है। तो देखिए कालिदास द्वारा लिखा गया पुस्तक जो था अभिज्ञान शकुंतलम, इसका राइट आंसर ये तो सही है। आर्यभट्ट द्वारा जो लिखा गया पंच सिद्धांतिका ये बड़ा मिहिर ने लिखा है। किसने लिखा है, बड़ा मिहिर ने लिखा है। पंच सिद्धांतिका बड़ा मिहिर ने लिखा है। और आर्यभट्ट ने जो पुस्तक लिखी है वो आर्यभट्टिका लिखा है। और विशाख दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो मुद्रा राक्षस लिखा गया, ठीक है। विशाख दत्त द्वारा जो पुस्तक लिखा गया है वो मुद्रा राक्षस लिखा गया है, यानी कि सब सही हो जाएंगे, इसका केवल बी गलत हो जाएंगे। इसका राइट आंसर मतलब 20 का राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहे हैं चोल प्रशासन अपने ग्राम सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। इन सभाओं के अध्ययन के लिए प्रमुख स्रोत इनमें से कौन है। तो इनमें जो है मतलब कि प्रमुख
स्रोत यह है उत्तर मिरर शिलालेख। क्या है? उत्तर मिरर शिलालेख। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है भक्ति से संबंधित प्रसिद्ध पुस्तक कुरल निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो कुरल जो पुस्तक लिखी गई थी वह तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई थी? तो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखी गई। कल्हण के द्वारा लिखी गई पुस्तक रजत रंगिनी थी। क्या थी? रजत रंगिनी। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहे हैं? हर्षवर्धन जिन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से हटाकर कन्नौज बनाई, कि अनंततः इनमें से किसी एक चालुक्य के राजा ने नर्मदा के तट पर पराजित किया। इसका नाम क्या था? तो पुलकेशिन द्वितीय थी। कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 29 क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता कायम करने के एक अवसर के रूप में देखा, जो 100 वर्षों में भी संभव नहीं था? तो ऐसा किसने देखा था? तो गांधी जी ने देखा था। ठीक है, आपको बता दें, आपको कमेंट बॉक्स में छापना है गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे और कब लौटे थे। इन दोनों का क्वेश्चन और आंसर, मतलब गए और लौटने का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे हैं किसी प्रस्ताव के असफल होने के बाद 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। तो किस प्रस्ताव था? वो क्रिप्स मिशन प्रस्ताव था। ठीक है, तो क्रिप्स मिशन भी 1942 में ही आया था। ठीक है, इसी के प्रस्ताव के बाद भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहे हैं? कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं का व्यवस्थित कीजिए। देखिए, साइमन कमीशन भारत जो आया था ये 1928 में आया था, ये आप लोग जानते हैं। और प्रथम गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था ये 1930 में हुआ था। और गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। और सांप्रदायिक अवार्ड जो था जिसका मतलब कि शुरुआत 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 1932 को सांप्रदायिक अवार्ड का शुरुआत हुआ था। क्या करें? कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं को समझिए। देखिए 28 के बाद 30, 31, 32 चाहिए, मतलब कि ABCD। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा जो दिया था वो गांधी जी ने दिया था। किसने दिया था? तो गांधी जी ने दिया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। नरम एवं गरम दल के विभाजन के समय 1907 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? नरम दल और गरम दल विभाजन जो हुआ था 1907 के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वह रास बिहारी घोष थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। आपको बता दें 1907 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ था, मतलब कहाँ हुआ था? यह हुआ था सूरत के अधिवेशन में। कहाँ हुआ था? सूरत के अधिवेशन में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 1919 के सुधार अधिनियम के तहत कार्यकलापों की जांच के लिए गठित साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया। क्यों किया था? तो साइमन कमीशन ने बहिष्कार इसलिए किया था भारतीयों ने कि इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं था। समझे? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है निम्नलिखित का मिलान करना है। जैसे देखिए महात्मा गांधी ये दांडी मार्च से संबंधित है। ठीक है, और जवाहरलाल नेहरू यह लाहौर का पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव किया था 1929-30 में लगभग। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान का जो आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली से संबंधित है। ठीक है, और अब्दुल गफ्फार खान का आंदोलन ये किससे था? रेड शॉर्ट आंदोलन से। इसका मतलब कि ए का मिलान हो जाएंगे मतलब कि दांडी मार्च, और बी का मिलान हो जाएंगे 4, और सी का मिलान हो जाएंगे 2, और डी का मिलान हो जाएंगे 3। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 36 कह रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद के चुनाव में गांधी समृद्ध किस उम्मीदवार को हराया था? तो उसने हराया था पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। किससे हराया था? तो पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। यह राजस्थान के प्रथम गवर्नर थे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान करना है। जैसे देखिए किस आधार पर इन क्रांतिकारी का अंत हुआ था? जैसे कि जतिन दास जो थी जिसका भूख हड़ताल में मृत्यु हो गया था, आप लोग भी जानते हैं। और चंद्रशेखर आज़ाद जो थी जिसका मुक्केबाजी में मृत्यु हुआ था पेड़ के नीचे। ठीक है, और भगत सिंह जो इसको फांसी दे दिया गया था 23 मार्च को। और कल्पना दत्त जो है ये इसको मतलब कि
आजीवन कारावासन कर दिया गया था कल्पना को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वह थे बदरुद्दीन तैयब जी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मतलब कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना किसने किया था? तो ए.ओ. ह्यूम ने करवाया था। किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने करवाया था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो चलिए, तो मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी थे ही। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? तो एनी बेसेंट थी। कब कौन थी? एनी बेसेंट थी प्रथम महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट थी। और कांग्रेस का स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहे हैं 23 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग सभा जिसमें भीषण हत्याकांड हुआ का उद्देश्य क्या था? 23 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसमें भीषण हत्याकांड हुआ था, उसका उद्देश्य था क्या? ऑप्शन ए है हड़ताल का आयोजन, ऑप्शन बी है साइमन कमीशन का विरोध, ऑप्शन बी सी है लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, ऑप्शन डी है स्वराज की मांग। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, यानी कि लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 40 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहे हैं संविधान की प्रारूप समिति के सभापति कौन थे? तो प्रारूप समिति के सभापति सबको पता है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर जी थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और आपको बता दें सरदार पटेल जी, सरदार पटेल अल्पसंख्यक के थे और मौलिक अधिकार के अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अध्यक्ष थे और जे.बी. कृपलानी भी थे, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहे हैं भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जब भारत आज़ाद हुआ था उस टाइम मतलब कि कांग्रेस के अध्यक्ष कब हुए? कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी। कौन थे? तो कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो था वह जे.बी. कृपलानी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहे हैं कायरता और अहिंसा ज़्यादा देर साथ नहीं चल सकते हैं जैसे कि आग और पानी। यह वाक्य किसने कहा था? यह वाक्य गांधी जी ने कहा था। किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था कि कायरता और अहिंसा जो है यह ज़्यादा देर तक साथ नहीं चल सकते हैं जैसे कि आग और पानी। यह वाक्य गांधी जी ने कहा था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहे हैं महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो आपको सबको पता है चंपारण महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो चंपारण में किया था। ये तो भारत में चंपारण में किया था, ठीक है। और प्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था मतलब कि दक्षिण अफ्रीका में किया था। सबसे पहली बार जो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग किया था वह दक्षिण अफ्रीका में किया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 44 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 कह रहे हैं गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? जब चंपारण सत्याग्रह का आया था वो किसने बुलाया था? जब चंपारण सत्याग्रह मतलब कि नील नील विद्रोह जो हुआ था, इसे काम तिनकठिया प्रणाली जो खत्म किया था, ये किसके बुलावे पर भारत आए थे? मतलब कि चंपारण आए थे महात्मा गांधी जी। तो ये आए थे राजकुमार शुक्ल के बुलावे। किसी राजकुमार शुक्ल के बुलावे पर आए थे, ठीक है। और कह रहे गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का लक्ष्य क्या था? ये था मतलब कि नील उत्पादकों की समस्याओं को समाधान करना। नील उत्पादन मतलब 3 कट्टा प्रणाली चल रहा था, मतलब कहने का मतलब 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा अथी नील नील बोने के लिए अंग्रेज ज़बरदस्ती कहते थे। इसी को खत्म करने के लिए गांधी जी चंपारण सत्याग्रह मतलब कि आए थे चंपारण में, और यही सत्याग्रह प्रथम प्रयोग भारत में इसने किया था, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 45 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहे हैं किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो यह लॉर्ड डफरिन थे। क्या थे? लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। यही गवर्नर जनरल थे भारत सॉरी किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी। 1885 में इसका स्थापना होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 46 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था। किसने कहा था? तो लॉर्ड कर्जन ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहे हैं इनमें से किसने यह लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो यह किसने कहा था? तो आर.पी. दत्त ने कहा था। किसने कहा था? आर.पी. दत्त ने कहा था कि
कहा था कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इसमें शामिल थे। तो ये किसने कहा था? तो ये आरपी दत्त ने कहा था। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 48 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 कह रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता? आपको पता है कि बाल गंगाधर तिलक जो थे ये गरम दल के नेता थे और इसे नरम दल के नेता से नहीं जाना जाता। और दादा भाई नौरोजी ये सब नरम नरम दल के थे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 49 की ओर बढ़ते हैं। कह रहे हैं मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? तो 1919 को मार्ले मिंटो रिफॉर्म्स प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो चलिए 50 नंबर अंतिम क्वेश्चन क्या कह रहा है? अंतिम क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1905 से 1907 की अवधि को कहा जाता है तो उग्रवादी चरण कहा जाता है। उग्रवादी मतलब कि गरम दल कहता है। क्या कहा जाता है? गरम दलीय चरण कहा जाता है। और उदारवादी जो चरण है यह 1905 से 1905 मतलब 1885 से लेकर 1905 तक का यह नरम दलीय था। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। तो थैंक यू, आपने पूरा वीडियो देखा और बिना स्किप किए वीडियो देखा, तो इसके लिए धन्यवाद। और जितना हो सके अगर आपको हमारे पढ़ाने का कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो आप हमसे जुड़िए और थैंक यू।